नमस्कार। आज अगला टॉपिक मूल विधि। इससे पहले मूल विधि के बारे में कुछ एक टॉपिक और कुछ एक धाराओं के बारे में बताया गया था। कुछ एक अपराध की परिभाषा के बारे में बताया गया था कि अपराध करने के जो आवश्यक तत्व हैं उसके बारे में बताया गया था। और आज उनको पुनः थोड़ा बहुत रिवीजन कर देते हैं, फिर उसके आगे टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, आईपीसी पे ही। तो जैसे हमने अपराध की हमने बताई थी, अपराध के बारे में बताया था अपराध करने का क्या होता है, क्या आवश्यक तत्व होते हैं। तो अपराध के आवश्यक तत्व को हमने बता दिया था कि अपराध कैसे होता है। तो अपराध होने का भाई कोई ऐसे तो हो नहीं जाएगा, अपराध के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए, तो मानव होना चाहिए, उसकी मन की स्थिति कैसे होनी चाहिए, फिर अपराध करने का क्या होना चाहिए कि वो अपराध कर रहा हो। तो एक 3-4 इसके टॉपिक थे कि आवश्यक तत्व क्या है, मन की स्थिति। मन की स्थिति जो होती है, मन की स्थिति में भी कई चीज़ हैं। जैसे एक लॉर्ड कोक ने बोल दिया, लॉर्ड कोक ने कहा कि वो अपराध तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसी के प्रति मन की वैसी ना हो। जैसे कि अब कोई व्यक्ति है, अब कोई अपराध करने का हो, लेकिन उसका मन उस नहीं है कि नहीं ये अपराध नहीं है, तो मन की स्थिति के आधार पर माना जाता है। तो मन की स्थिति के लिए कई वाद हैं, जैसे आर बनाम आर है, आर बनाम प्रिंस है, रुटजन है, सिराज है, नाथूराम है। तो कई ऐसे वाद हैं, क्वीन है, क्वीन नाम का है। तो ऐसे कई वाद हैं ऐसे। तो ये मन की स्थिति का है। तो लॉर्ड कोक भी, जो हमने आपको बताया कि लॉर्ड कोक ने कहा कि जब तक वो अपराध नहीं होगा, जब तक उसकी मन की स्थिति ना पता चल जाए कि मन की स्थिति कैसी होगी, ऐसे पता लगा कि अब इसमें भी सही वास्तविकता में तो वास्तविकता ही है। अब जैसे कि अब इसमें अगर हम देख लें मन की स्थिति को लेकर के, कल को जैसे अब एक चीज़ इसमें ये आ गई कि हमारे विचार से, अब क्या है कानून करें कि एक विचार से ये आ गया कि एक कोई व्यक्ति होता है, किसी को, हाँ, एक आईपीसी की धारा 94 है, आईपीसी की धारा 94 में है, उसमें कहा गया है कि अगर केवल 2 चीज़, किसी की मृत्यु कारित करने के अगर उद्देश्य को छोड़ करके अगर किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, किसी को प्रेशराइज किया जाता है कि हम तुमको जान से मार देंगे, तुम ऐसा काम करो। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, मोहन है, एक व्यक्ति है, सोहन को मारने के लिए आपका ये मुकेश मोहन से कहता है तुम सोहन को मारो, अगर तुम सोहन को नहीं मारते हो तो हम तुमको जान से मार देंगे। तो भाई मोहन क्या करेगा, मजबूरी में उसके भाई गन लगाए बैठा हुआ है और उसको भाई मार देगा। भाई क्या करेगा, भाई उसके पीछे तो गन लगा है, भाई उसको तो मृत्युकारी धमकी मिल रही है, तो वो उसको क्षम्य है अपराध। तो भाई एक तरीके से ये भी हम सोच सकते हैं कि मन में तो उसका नहीं था कि हमारा भाई, हम तो उसको मारना चाह ही नहीं रहे ना, हम तो मजबूरी में मार रहे हैं, पीछे हमारे लगाए बंदूक ताने खड़ा है कि भाई उसको मार दो। तो ये एक धारा 94 में भी एक दिया गया, ये आगे बताएंगे अभी आगे, लेकिन ये चीज़ बताई गई है कि एक हमारे हिसाब से मन की स्थिति ऐसी भी हो सकती है। तो लॉर्ड कोक ने भी कुछ डिफाइन कर दिया, इसके कुछ वाद भी हो गए। रुटजन आपका है और आपका इसमें नाथूराम का वाद है, और क्वीन का है और प्रिंस का है। तो ये 4 वाद हो गए। फिर इसके बाद में आ जाता है कि हम एक जनरली तौर पे, ये तो हम अपराध जो परिभाषा बताए हैं उसके बारे में बता दिए हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी कि हमारा एक आशय क्या था, सामान्य आशय, वो भी हमने आपको बताया था। तो बाकी हम नहीं बता रहे हैं, जैसे धारा 2 है, 4 है, 6 है, हम ये तो पहले पिछली कक्षा में बता चुके थे कि 1 जनवरी 1862 से ये आईपीसी लागू हुई, और जम्मू कश्मीर में रणविजय संहिता है। तो ये सब चीज़ें जनरली तौर पे है। अब ये आता नहीं है, एक क्वेश्चन जो ऐसे आएंगे जिसमें कुछ अलग से चीज़ मालूम दे जाए। जैसे कि हो गया सामान्य आशय का पूछ सकता है, जैसे कि सामान्य आशय का पूछ लिया। अब समान आशय और सामान्य आशय, तो सामान्य आशय जो है ये परिभाषित है धारा 34 में। ये हम पहले भी हम आपको पिछली कक्षा में बता चुके हैं, धारा 34 में सामान्य आशय परिभाषित है। सामान्य आशय परिभाषित है। सामान्य आशय क्या है? सामान्य आशय का मतलब हो गया कि एक पूर्व नियोजित योजना, जैसे राम, मोहन, सोहन, मुकेश मिल करके एक पूर्व नियोजित योजना बना लिए कि हमको फलाना, मतलब रवि
इस रास्ते से या निकलता है, वो हम लोग पूर्व नियोजित योजना बनाएंगे, ये इतने बजे इस रास्ते से निकल रहा है, और हम लोग मिल करके आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, मुकेश तुम ये करोगे, ऐसे करके उसको माना जाएगा। एक पूर्व नियोजित तरीका हो गया। जो पूर्व नियोजित तरीका हो गया, उसके तरीके से अपराध कारित करना एक सामान्य आशय, तो वो सामान्य आशय को परिभाषित कर देता है। और समान आशय, समान आशय ये और समान आशय में अंतर है। समान जो आशय होगा, ये समान आशय है कि भाई जैसे रवि, मुकेश, दिनेश और सुरेश हुए, वो किसी को माने, उनको कोई तरीका नहीं मालूम है, बस अपने आप वो बनता चला गया। जैसे एक मेंटली एक तरीके से एक मत ना हो करके, जैसे कहते कोई पहले से प्रिपेयर नहीं था, लेकिन हो क्या गया, वो ऐसा कृत्य हो गया, तो वो समान आशय हो गया। तो ये धारा 34 पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था। इसमें भी 3 वाद हैं, वारिंद, कांतिया और महबूब का 3 वाद है, तीनों अलग अलग है। एक इसको चाहे आप कहीं चेक कर लीजिएगा, हम शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं। वारिंद्र का है और महबूब का है और कांतिया, ये 3 वाद हैं। बनाम देख लीजिएगा, ये 3 वाद हैं, सॉरी ये समान आशय के वाद नहीं है तीनों। तो ये धारा 34 में ये चीज, अच्छा हाँ समान आशय, हाँ अगर पूछ ले क्वेश्चन, समान आशय के लिए कितने व्यक्ति का होना आवश्यक है, तो समान आशय के लिए एक छोड़ करके, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो वो सामान्य आशय के लिए होगा। तो धारा 34 सामान्य आशय को परिभाषित करती है। अब जैसे धारा 34 हो गया, फिर इसके हमने आपको आगे भी बताया था धारा 53 के बारे में। देखिए 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अपराध, जैसे अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो अपराध की परिभाषा आपको अभी हमने आपको पढ़ाया ही नहीं है, अभी हमने आपको इसको पढ़ाया ही नहीं है। वैसे हम आपको बता दें, अपराध की जो परिभाषा जो है वो आपको दंड प्रक्रिया, क्या लिख रहे हैं ध्यान में, दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई। किसमें? धारा 2N में, धारा 2N में अपराध की परिभाषा दी गई है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं, ये जानने वाली चीजें हैं। इसके अंतर्गत मन की स्थिति से भी पूछ लेता, मन की स्थिति जो अभी हमने आपको बताया था, इसमें भी वाद हैं, इसके भी आपके वाद हैं मन की स्थिति को लेकर के। ये अपराध की बात हो गई। और ये चीज़ ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। फिर सामान आशय, दंड कितने होते हैं, ये दंड की जो परिभाषा है ये धारा 53 में है आईपीसी के, ये आईपीसी का है, ये धारा 53। सामान्य आशय धारा 34, ये भी आईपीसी की है, क्योंकि हम अभी आईपीसी पढ़ा रही है तो बीच में हमने ला दिया, इस पर ध्यान न दीजिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता एक अलग टॉपिक है और ये आईपीसी अलग टॉपिक है। तो ये आपको धारा 53 के में दंड कितने होते हैं, जनरली तौर पे आप जानते हैं दंड 5 होते हैं, दंड आपके 5 होते हैं। अब कौन कौन, तो भाई सीधी सी बात है, दंड 5 होते हैं। उसमें आपको, आप चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे इस प्रकार से लिख लीजिए। एक है मृत्युदंड, दंड 5 प्रकार के। नंबर 1 आपको पिछली कक्षा में बता दिए हैं, मृत्युदंड, और दूसरा आजीवन कारावास, नंबर 3 एक साधारण कारावास होता है जिसमें कठोर होता है, एक साधारण होता है, साधारण में 2 होते हैं, कठोर होता है एक, इसको सश्रम बोलते हैं, और एक साधारण
सश्रम और साधारण होता है, और एक होता है जुर्माना होता है। ये आपके ये हो गए, और एक हो गया आपका संपत्ति का संपहरण होता है, संप्रहरण। ये आपके 5 हो गए, दंड के प्रकार हो गए। फिर हमने आपको धारा 73 बताया था, एकांत परिरोध। ध्यान दीजिएगा, एकांत परिरोध जो है धारा 73 में वर्णित है, और उस एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि 3 मास तक होती है। एकांत परिरोध की, जिसमें 14 दिवस से अधिक नहीं दिया जा सकता है। पूछ सकता है कि एकांत परिरोध किस धारा में परिभाषित है, तो धारा 73 में परिभाषित है, और वो उसमें अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 3 मास, जिसमें 14 दिवस से अधिक नहीं दी सकती है। अगर 3 मास से अधिक है, अगर 3 मास से अधिक का है, तो उसमें अधिकतम 1 मास का 7 दिवस ही हो सकता है। एकांत परिरोध ये धारा 73 में वर्णित है। ये हम पिछली उसमें आपको बता चुके हैं। फिर आपका धारा ये धारा 76 से लेकर के 106 जो अध्याय 4 में दिया गया है, धारा 76 से 106 के बारे में बताया गया है। 76 से लेकर के देखिए 2 चीज़ें हैं। 76 से लेकर के, हाँ, अब उसके बाद में धारा 76 से 106 तक, ये आपको 2 कंडीशन बताया है। एक 76 से 94 है, दूसरा 95 से 106। और 76 से जो 94 में ये एक्सेप्शनल अपवाद है, किसमें आप बचे हो, किन किन कारण से आप बच सकते हो, आप नहीं बच सकते हो, किन के कारण से कौन कौन व्यक्ति बचा हुआ है। ये आपके बचने की बात नहीं हो रही है कि आप फिट हो, हर तरीके से बचे हो। ये उस व्यक्ति के बारे में 76 से 94 में दिया गया है कि आप कौन कौन व्यक्ति किस किस चीज़ों से बचा है अपराध से। जैसे हमने आपको 82 में बताया, शिशु जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम। फिर 83 में 7 से 12 वर्ष, लेकिन क्या, लेकिन उसकी दिमाग के विकास की स्थिति ऐसी ना हो कि वो प्रिपेयर हो, 12 वर्ष में वो प्रिपेयर हो, ऐसा ना हो। तो ये 7 से 12। 83 के में ये बताया गया है। 84 में मैड, पागल व्यक्ति, जो विकृत चित्त है, पागल व्यक्ति के बारे में बताया, वो भी सेफ है, उसके द्वारा भी कोई अपराध किया जाता है। 84 में विकृत चित्त के द्वारा वो भी अपराध नहीं है। तो ये 76 से 94 उन्हीं के बारे में बताया गया। 77 में कोई अगर न्यायिक कार्य करते हुए, धारा 77 में बताया गया है, कोई भी अगर न्यायिक कार्य करते हुए और उस पे बताया कि ये विधि ठीक विधि के अधीन है, वो कार्य कर रहा है और वो दंड देता है, तो वो दोषी नहीं है, दंड देने वाला दोषी नहीं है। सेम 78 में है। 78 में आपको अगर कोई न्यायाधीश 78 की बात कर रहा हूं मैं, ये हम आपको पिछली कक्षा में बचा चुके हैं, इसलिए हम इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। 78 में बताया है कि अगर कोई न्यायाधीश किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड देता है या फिर फांसी की जैसा सज़ा देता है, तो फांसी की सज़ा में आपका जो जल्लाद होता है वो इस इस कार्य से मुक्ति होगा, क्योंकि वो उसके द्वारा किया गया कार्य न्यायिक कार्य के आदेश के अनुसार किया गया है, इसलिए वो अपराध से मुक्त होगा। उस पर कोई भी आईपीसी का धारा नहीं उस पर लगेगी। तो वो 78 में दिया गया है। जैसे अभी आपको जनरली तौर में कसाब को एक जल्लाद ने नाम नहीं लूँगा उसका,
जानता हूँ फिर भी नहीं, एक उसने फांसी उसको दी। तो फांसी भाई सुप्रीम कोर्ट ने कसाब को फांसी की सजा दी और उस जल्लाद ने उसको फांसी की सजा को दे दी। मतलब जो नहीं होता है, या वो कहते हैं उसको, जल्लाद जो होते हैं जो वर्क करते हैं, अब ज़्यादा शब्द नहीं आ रहा है क्या कहना है उसमें, तो उसने दी, तो वो वहाँ पे दोषी नहीं है। तो ये चीज़ आपकी 78 में वर्णित है। 78 में जल्लाद को मुक्ति दी गई है, जल्लाद दोष मुक्त है, मुक्त है। ये परिभाषा नहीं दी गई। परिभाषा तो इसकी है कि आपका कोई भी अगर कार्य करता है, कोई भी जल्लाद नहीं, कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, जल्लाद तो कहते हैं कि जल्लाद को मुक्ति गई है। परिभाषा में आईपीसी में है कि यदि न्यायिक कार्य किया जाता है, न्यायिक कार्य में किसी व्यक्ति को दोषी दिया गया, उसको फांसी की सजा दी गई, तो उसका जो आपका फांसी की सजा को जो वो कंटिन्यू करेगा, उसको जल्लाद हो गया, कोई भी हो गया वहाँ पर, उसे जल्लाद ही बोला जाता है, तो वो दोष मुक्त होता है। ये 78 में वर्णित है। 82, 83, 84 के बारे में हमने आपको बता दिया। शिशु 7 वर्ष से कम की अवस्था में है, वो एक्सेप्शनल में आ जाता है कि उसको मुक्ति मिल गई। 83 में 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच का हो, लेकिन उसका दिमाग पूर्ण रूप से उस चीज़ के कार्य करने के लिए अक्षम हो कि हाँ कि नहीं वो है, तो वो मुक्त है। विकृत चित्त व्यक्ति को मुक्ति है। हाँ, फिर 80 में कोई, फिर एक 78 का में 80 भी है। 80 में कोई भी अगर दुर्घटना से कोई चीज़ घटित हुई है, दुर्घटना से कोई चीज़ घटित है, तो वो भी अपराध में नहीं है। ये धारा 80 में बताया गया है कि दुर्घटना से घटी भी कोई भी चीज़ अपराध नहीं है। हम घूम फिर के इसी पढ़े रहेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब चलते हैं सीधे पॉइंट पे आते हैं, आगे की ओर आ जाते हैं। ये सब तो हो गया। हाँ, अब आज से हम अब आते हैं धारा 94 से। अब धारा 94 से हम बताते हैं। धारा 94 से, धारा 94 में हमने अभी आपको बताया है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे राम, मोहन, सोहन 3 लोग हैं। जैसे धारा 94 का डिफाइन करते हैं, राम, मोहन, सोहन 3 लोग हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, राम, मोहन, सोहन 3 लोग हैं। मोहन से राम कहता है, मोहन से राम कहता है तुम सोहन को मारो, सोहन को मारो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो कहावत है, मरता क्या ना करता, तो मरता तो मारेगा ही मारेगा। भाई ये तो पीछे गन लेके खड़ा है, ठोक देगा, मार देगा, तो इसके लिए खड़ा है, मार देगा, तो इसलिए इसको मारेगा। तो राम ने मोहन से, तो ये इस धारा के अधीन, धारा 94 के अधीन मोहन कोई अपराध नहीं कर रहा है। हाँ, एक पॉइंट है, मृत्यु ना करे इसकी। भाई उसको धमकी मिल रही है, हम तुमको जान से मार देंगे, लेकिन इसको मृत्यु नहीं कर सकते, जान से नहीं मार सकते। जान से मार दोगे तुम भी दोषी हो जाओगे। भाई किसी के कहने पे हम किसी को मारने के लिए जान से नहीं मार देंगे, इसको कहने के वो करने पे, ठीक है। तो ये धारा 94 के अधीन ये दिया गया है। अब आते हैं धारा 94 के बाद में इंपॉर्टेंट जो धारा है, 2 धाराएं हैं। धारा 100 जो आप अधिकतम जानते हैं, धारा 100 जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देती है। प्राइवेट मतलब स्वयं की का अधिकार। ठीक, इसके अंदर कौन कौन आते हैं वो हम बता देंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है? अब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार में जैसे कि अब कई पॉइंट आते हैं। कोई घोर उपहितकारी करने का प्रयास कर रहा हो, नंबर है, जैसे अब आपको देख रहे हैं, अब देखिए जैसे कैसे हम ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का, जैसे किसी भी लड़की तेजाब फेंकने का प्रयास कर रहा हो, फेंकने पर, दूसरा बलात्संग करने पर, तेजाब फेंक दिया या फिर बलात्संग कर दिया, या फिर अपहरण करने के लिए, व्यपहरण और अपहरण के लिए, और फिर चौथा
प्रकृति विरुद्ध कार्य करने के लिए के विरुद्ध प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा के लिए फिर अगला आ गया आपका ऐसा कार्य जिससे मृत्यु कारित हो, जिससे मृत्यु कारित करने की आशंका हो, करने की आशंका हो। ये 5-6 पॉइंट हैं। और एक है सदोष परिरोध के लिए, सदोष परिरोध। तो ये पॉइंट है, इसके आधार पर आप अपनी रक्षा कर सकते हो। जैसे कोई लड़की है, वो जा रही हो, उस पर उसको डर लग रहा है कि फलाना हमारे ऊपर तेजाब फेंक देगा, तो जब उसके ऊपर तेजाब फेंकने का डर है, तो ये जो लड़की है वो उसको अपनी प्रतिरक्षा के तौर पर वो उसको मृत्यु कारित तक कर सकती है। वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ये ऐसा अधिकार जिसमें वो मृत्यु कारित तक कर सकता है। बलात्संग के लिए भी है, व्यपहरण या अपहरण के लिए भी है, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए है, और ऐसा कार्य जिससे मृत्यु कारित करने की आशंका हो, और सदोष परिरोध के लिए। इतने पॉइंट हैं। इस पॉइंट के आधार पर आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको मिला हुआ है। आप जो ये कृत्य कारित करता है उस व्यक्ति को आप मृत्यु तक आप कर सकते हैं। ये धारा 100 है। फिर यही धारा 100 के बाद में इनको आप हटा दीजिए, पॉइंट ये हटा दीजिए, नोट पुश करके वीडियो आप वो कर लीजिएगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट अगली हो गई प्राइवेट की, यहाँ 103। फिर क्या हो गया, संपत्ति का प्रतिरक्षा के लिए। प्राइवेट मतलब स्वयं, फिर संपत्ति की। अब संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार भी 103 में दे दिया गया। क्या दिया गया, लूट। कोई लूट करने के आशय से हो, लूट, कोई लूट करने के आशय से हो, तो आप संपत्ति आप मृत्यु कारित कर सकते हो उसको। दूसरा, रात्रि ग्रह भेदन हो, ग्रह भेदन भी नहीं, रात्रि ग्रह भेदन हो तब आप कर सकते हो। कोई रात्रि घर में आता में उगरता है, आप तब उसको कर सकते हो। उसके बाद में आपको अग्नि द्वारा दृष्टि किया गया हो, जलाने का प्रयास कर रहा हो संपत्ति को, घर ही जैसे जलाने का प्रयास कर रहा हो, तब आप इसको कर सकते हो, मृत्यु कारित कर सकते हो। उसके बाद में चोरी, रिष्ट या गृह अतिचार, चोरी, रिष्ट या गृह अतिचार जिससे मृत्यु कारित हो जाए, मृत्यु कारित होने की संभावना हो, होने की संभावना हो। ये 4 पॉइंट हैं। इसके आधार पर आप संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें आप मृत्यु कारित तक कर सकते हैं जो ये कार्य करता है उनकी। जैसे अब आपको बताते हैं, सोहन आपके यहाँ घर में रात में कूदा, सोहन आपके यहाँ घर में रात में कूदा और उसमें आपको लगा ये ग्रह भेदन कर रहा है, आप उसकी मृत्यु, चोट तो पहुंचा सकते हैं, मृत्यु कारित तक हो जाएंगे, आपको अधिकार है। कोई जलाने का प्रयास कर रहा है तब आपको अधिकार है। आपका चोरी करने आया लेकिन आपको लगता है कि आपको मार भी देगा जान से, अब आप बचोगे नहीं तो करोगे क्या भाई। आपको चोरी करने आया, पता लगा आपको मारने के लिए वो ऐसी चीज स्थिति बन गई कि अब आप मरी जाओगे, बचोगे नहीं, तब भी आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। तो ये 103 में डिफाइन किया गया है, नोट कर लीजिए।
इम्पॉर्टेंट ही हम आपको धाराओं के बारे में बता रहे हैं जिनका यूज है। बाकी धाराएं तो बहुत हैं, धाराएं कहाँ तक बताएंगे। ये अध्याय 4 की धाराओं के बारे में चला रहे हैं, 106 तक है। बस 100 103 ही इसका 2 इम्पॉर्टेंट है, 100 और 103, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। फिर अगला आ गया 107। 107 क्या है धारा? देखिए धारा 107 इम्पॉर्टेंट में है, नोट कर लीजिए। फिर धारा आपकी आ जाएगी 120 ए और बी, 120 ए बी। फिर बाद में धारा हो जाएगी आपकी 121 124। फिर धारा आ जाएगी 141 143, फिर 146 147। ये अभी तक की धारा है, हम इनको अभी हम बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम में पूर्ण विधि में बताएंगे। धीरे धीरे चलिए, ज़्यादा तेज चलेंगे तो आप भी भूल जाएंगे। 107 क्या है? 107 क्या है? 107 है दुष्प्रेरण। 107 क्या है? दुष्प्रेरण। अब दुष्प्रेरण क्या होता है? दुष्प्रेरण में 3 आ गए। जैसे दुष्प्रेरण में 3 आ गए, 107 क्या है? ये है दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण में क्या? एक हम किसी व्यक्ति को उकसाते हैं, किसी व्यक्ति को उकसाते हैं तो वह दुष्प्रेरण। जैसे राम ने मोहन को उकसाया, क्या? भड़काया कि उसको मार दो, पीट दो, ये ऐसा है वैसा है, उकसाने का काम कर दिया, तो 107 के दुष्प्रेरण में आ गया। फिर सासे सहाते हुए सहायता भी कर दी, फिर औजार भी प्रदान कर दिया कि लो ये लो गन और मार ठोक दो जाकर के, तो ये दुष्प्रेरण किया उसने। तो इसके दुष्प्रेरण के 3 पॉइंट हो गए। नंबर 1 आपका कर दिया उसने उकसाना, इसको हम इधर साइड में लिख दें, चलिए ऐसे लिख देते हैं, सही है। उकसाना, उकसाना, फिर साशय सहायता देना, और तीसरा आपका उसको क्या बोलेंगे समझ नहीं आ रहा है। जैसे षड्यंत्र में शामिल होना ना, षड्यंत्र में शामिल होना मतलब मोहन ने मुकेश को उकसाया, वो भी दुष्प्रेरण है। मोहन ने उसको सहायता भी प्रदान कर दी, फिर खुद भी शामिल हो गया मान, तो ये दुष्प्रेरण के अधीन आ गया 107 में। तो दुष्प्रेरण के अधीन वो अपराध करता है ये। इसके लिए एक, हाँ ये हो गया। फिर 120 है, 120 है, ये हो गया आपराधिक षड्यंत्र। एक, हाँ इससे पहले आपको बता दें, एक आत्मरक्षा का जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का आत्मरक्षा का जो अधिकार है, आत्मरक्षा का उसमें एक वाद है। आत्मरक्षा में एक जयदेव बनामवाद का एक है ये राना, ये एक आत्मरक्षा से अधिकार से संबंधित है। ये वाद है, वाद जरूर याद कर लीजिए, वाद बहुत आता है, वाद जरूर आएगा। 120 है, ये आपराधिक षड्यंत्र हो गया। इसका भी एक वाद है, नासिक षड्यंत्र का एक आपराधिक षड्यंत्र। 120 है आपराधिक षड्यंत्र। क्या है आपराधिक षड्यंत्र? 120 में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, और इसमें दंड दिया गया है 120 में। क्या आपराधिक षड्यंत्र है? आपराधिक षड्यंत्र है जब कोई अवैध कार्य करता है, वो भी आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में आ जाता है। और कोई अवैध कार्य तो नहीं करता है, लेकिन उस कार्य के लिए अब कोई अवैध शस्त्र का यूज करता है।
अवैध साधन का यूज करता है, वो भी आपराधिक श्रेणी में आती है। इसमें तो एक जनरली तौर पे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक मोहन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, मोहन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में हुआ कि मोहन जो याचिका करता था उसने क्या किया, उसने एक सिम एक किसी व्यक्ति को दे दी। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने उसका यूज अपहरण करने के लिए किसी के कर दिया। अब चूंकि मोहन ने दिया है तो वो भी 120A का दोषी है। पहले निचली अदालत ने उसको दोषी ठहरा दिया, सेकंड जो हाई कोर्ट में अदालत थी उसने मोहन की जो बात है उसमें उसी को उसकी सज़ा को निलंबित कर दिया, फिर लेकिन उसने फिर कंटिन्यूटी कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑर्डर दे दिया कि आप उसको, उसकी आशा थोड़ी ना था। अब जैसे हम ही हैं, हमें किसी व्यक्ति ने हमने उसको सिम दे दी दोस्ती यारी में, चलो भाई सिम ले लो, अब वो सिम लेकर के किसी का अपहरण कर देता है, उसके लिए हम कहाँ दोषी हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को वो किया। तो ये है मोहन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में ये ऑर्डर हुआ था 120 कहते बी के तौर पे आपराधिक षड्यंत्र का ये हुआ था। 120A में उसका दंड दिया गया है। तो ये जान लीजिए 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, 120B में उसके दंड का प्रावधान दिया गया है। फिर आता है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ से लिख देते हैं क्योंकि ये जोड़ा इधर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इधर लिख देते हैं आपका इस जगह, ये 121, 124, 141, 143, ठीक, 146 और फिर 147 को तो हम बता देंगे। अब क्या है ये आईपीसी है, नोट कर लीजिए, ये सब आईपीसी है, धारा आईपीसी की ये धारा, बार बार वही चीज़, समय ज़्यादा लग जाता है। 120, 121 क्या है, 121 से भारत सरकार के विरुद्ध भारत सरकार के विरुद्ध कोई व्यक्ति युद्ध की वो घोषणा कर दिया। ऐसे कोई व्यक्ति है भारत सरकार के विरुद्ध कर युद्ध की घोषणा करके मैं इस सरकार नहीं मानता, भारत को कर दिया, तो वो 121 के अधीन दोषी है। और 121 के अंदर दंड का प्रावधान दिया गया। कितना दंड, मृत्यु कारित करने तक का, उसको आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक का उसका प्रावधान दिया गया है 121 में। मृत्यु दंड, भाई आप देशद्रोह करोगे मृत्यु दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, मृत्यु दंड और आजीवन कारावास ये 121 में दिया गया है। 124 में 124 में राजद्रोह है। राजद्रोह क्या, स्टेट का, आप अपने स्टेट के विरुद्ध कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, किसी भी प्रकार से आप कुछ कहते हैं तो आप दोषी हैं, तो आपको आजीवन कारावास से दंड दिया जाएगा राजद्रोह में, आजीवन कारावास। ये हो गया 141 जो आपका है वो विधि विरुद्ध जमाव है, विधि विरुद्ध जमाव। और 143 में विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड है, दंड, ठीक है। ये विधि विरुद्ध जमाव है और विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड है। तो विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, विधि विरुद्ध जमाव होता है जैसे 5 लोग, यानी 5 लोग कम से कम इकट्ठा खड़े हों और वो किसी भी एक कार्य को, कौन सरकारी वर्ग के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, रोक रहे हों उसको काम करने के लिए कि नहीं ये कार्य नहीं होगा, तो उसके लिए विधि विरुद्ध जमाव में वही परिभाषित किया गया, 5 हों। और उसके लिए विधि विरुद्ध जमाव में दंड, क्या दंड है, 6 मास के कारावास से 6 मास के कारावास या जुर्माना। तो ये आप जान लीजिए, ये आपका विधि विरुद्ध जमाव में दंड किसमें दिया, 143 में। 141 में विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा, क्या परिभाषा, बस वही जो हम बताए हैं, 5 व्यक्ति मिलकर के खड़े हो जाते हैं और कोई भी ऐसे कार्य करने के लिए, सरकारी वर्ग को कार्य करने के लिए रोकते हैं, तो वो विधि विरुद्ध जमाव होता है। ठीक इसी के उल्टा 146 में हो जाता है, ये तो आप रोकते हो,
लेकिन आप हिंसा नहीं करते हो ना, यहाँ पे हिंसा कर दो। ये बलवा की परिभाषा दी गई है, ये बलवा की परिभाषा दी गई। बलवा, जब कोई 5 व्यक्ति कोई ऐसे सरकारी कार्य को रोकने के लिए हिंसा का प्रयोग करें या बल प्रयोग करें, बलवा में हिंसा का प्रयोग करें या बल प्रयोग करें, तो वो 146 में उसको परिभाषित किया गया है और 147 में उसका दंड, बलवा का दंड, क्या दंड, 2 इयर्स, क्या 2 इयर्स या जुर्माना या दोनों से। दंड क्या है, 2 साल या जुर्माना या दोनों। ये भी 6 मास कारावास या जुर्माना या दोनों। ये पूछ लेता है, पूछ लिया विधि विरुद्ध जमाव में कितना दंड है, 6 मास, 1 साल, 2 साल, 3 साल। फिर पूछेगा 6 मास या जुर्माना, क्या केवल जुर्माना, क्या 6 मास से जुर्माना, वैसे पूछ लेगा। 1 साल फिर जुर्माना या 1 साल या जुर्माना, तो 6 मास विधि विरुद्ध के लिए। देखिए सिंपल सी चीज़ है, आप जब कुछ कर ही नहीं रहे हो, हिंसा कर नहीं रहे हो, खाली रोक रहे हो, नहीं भैया ऐसा कार्य नहीं होगा, सरकारी कार्य हम नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे 5 लोग, तो आप विधि विरुद्ध जमा करें 6 मास। लेकिन आप अगर लाठी डंडा उठा लिए, मारने के लिए गोली तान दिए, फलाना ऐसी स्थिति कर दी, इससे उनको काफ़ी दिक्कतें गवर्नमेंट को हुई, तो उसके लिए आपको 2 साल का जुर्माना, 2 साल की कैद या जुर्माना है। तो ये 147 तक हमने आपको आज बता दिया, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसी के साथ में आज का मूल विधि का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगली बार से हम थोड़ा सा एक वर्क और करेंगे। यहाँ एक यातायात के चिन्ह को भी यहाँ प्रदर्शित करेंगे। एक यातायात का चिन्ह है, अब जैसे ये हो गया, फिर एक यातायात के चिन्ह को भी हम इधर साइड में प्रदर्शित करते रहेंगे एक एक करके, तो वो भी टॉपिक कंप्लीट होता रहेगा। इधर आईपीसी होगी, सीआरपीसी होगी, डीपी एक्ट होगा, महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित सारी चीज़ें होंगी। आपका जितना मानवाधिकार से संबंधित होगा, सीबीआई का होगा और केंद्रीय सतर्कता आयोग होगा। मतलब कई पॉइंट ऐसे हैं, ये सॉरी ये मूल विधि के नहीं है, ये जी आपके उसके हैं, जीएस के पार्ट हैं। और ऐसे सारे टॉपिक को यहाँ पर धीरे धीरे करके हम आपको समय के अंतर्गत आपको पूर्ण कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।